हेलो हेलो हेलो। आज हम लोग क्या रिवाइज करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में हम लोग रिवाइज करेंगे SRE 2400, दैट इज एंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कीवर्ड है हमारा रिव्यू। ऑडिट नहीं हो रहा है, रिव्यू हो रहा है। सब्जेक्ट मैटर हमारा सेम है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोर समझना है तो वो ये कि दोनों ही एश्योरेंस एंगेजमेंट है, दोनों ही हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, यानी ऑडिट और रिव्यू दोनों की बात कर रहा हूं। डिफरेंस समझना है तो ये ऑडिट डिटेल में होता है, रिव्यू कम डिटेल में होता है। एक बात। उसके बाद अभी कम डिटेल और ज्यादा डिटेल को रिफ्लेक्ट कैसे किया जाता है? प्रोसीजर से। ऑडिट में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते हैं, उसके बाद हमारे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होते हैं। 315 होता है, 330 होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए वे यूज AEIOU, रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन, राइट। एंड फॉर रिव्यू वी जस्ट यूज इंक्वायरी एंड एनालिटिकल procedure. So this difference reflects the difference in the detail which is there in audit and review. तो क्या चीज ज्यादा डिटेल में होती है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स जल्दी से बताओ मुझे, क्या चीज ज्यादा डिटेल में होती है? एवरीवन, ऑडिट ज्यादा डिटेल में होता है। ओके, और क्या डिफरेंस है अभी बता देता हूं। ऑडिट और रिव्यू के बीच में एक और बड़ा डिफरेंस है, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ द ओपिनियन। रिव्यू की लैंग्वेज नेगेटिव होती है। नथिंग हैज कम टू अवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ओके, आइए अभी पढ़ा भी दूंगा। और ऑडिट की लैंग्वेज कैसी होती है? पॉजिटिवली वर्डेड होती है। आइए, तो ये तो हो गई हमारी भाई बेसिक डिस्कशन। नाउ SRE 2400 में ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको कैसे मार्क किया था हमने? लिमिटेड एश्योरेंस ऑब्टेन करेंगे, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसेस लगा के, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सेम लाइन है, ये सेम लाइन है ऑडिट जैसी, लेकिन ऊपर से पढ़ के आएंगे लिमिटेड एश्योरेंस एंड इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसेस लगा के। उसके बाद प्रैक्टिशनर जो है वो अपना कंक्लूजन एक्सप्रेस करेगा, whether anything has come to his attention that causes him to believe that financial statements are not prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework. Objective part 2, report करेंगे on financial statement as required by this SRE. रिपोर्टिंग वाला काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। आइए, पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया? यस सर। ये कुछ एग्जांपल्स थे, सेकंड टाइम रीड नहीं करने हैं। क्या मुझे रिव्यू एंगेजमेंट में एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस से कंप्लाई करना है? यस। क्या रिव्यू एंगेजमेंट पे SQC1 एप्लीकेबल है? यस। आ जाइए। देन इसके बाद फैक्टर्स इफेक्टिंग एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कि भाई एक प्रैक्टिशनर, पहले तो वर्ड पे ध्यान दीजिए, ऑडिटर वर्ड ना यूज करके बार बार कौन सा शब्द यूज होगा यहाँ पे? प्रैक्टिशनर। अब प्रैक्टिशनर को रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए अगर इन पांचों में से कोई भी एक कंडीशन जो है वो दिख रही है। नंबर 1, प्रैक्टिशनर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पर्पस और रिव्यू इज नॉट एप्रोप्रिएट। हाँ जी, प्रैक्टिशनर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पर्पस और रिव्यू इज नॉट एप्रोप्रिएट। देन उसके बाद प्रैक्टिशनर बिलीव्स, हाँ जी, प्रैक्टिशनर बिलीव्स एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस विल नॉट बी मेट। अभी हम पढ़ के आए थे एथिकल रिक्वायरमेंट्स मीट होनी चाहिए, लेकिन अगर प्रैक्टिशनर को लगता है मीट नहीं हो पाएंगी, आई शुड नॉट एक्सेप्ट। प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग शोज इन्फॉर्मेशन में भी अनअवेलेबल और अनरिलायबल, क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने हैं, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए। और अगर शुरू में ही लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन अनअवेलेबल और अनरिलायबल रहेगी, आई विल नॉट एक्सेप्ट। फिर अगेन ऑडिट वाला याद कीजिए, SQC1 में ऐसे 220 में मैनेजमेंट इंटीग्रिटी चेक होती थी क्या? यस। और अगर उस पर डाउट है तो आई शुड नॉट एक्सेप्ट, सेम यहाँ पे है। देन स्कोप अगर लगाया जा रहा है आपको और शुरू से पता चल रहा है, ऐसे 210 से कनेक्ट कीजिए। अगर स्कोप लिमिटेशन लगाई जा रही है दैट यू विल बी डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन अल्टीमेटली, यू शुड नॉट एक्सेप्ट। मैं एक बार दोबारा पांचों पॉइंट रिवाइज कराऊंगा। नंबर 1, प्रैक्टिशनर नॉट सेटिस्फाइड विद द पर्पस, आई शुड से विद द रैशनल पर्पस, और ही थिंक्स दैट रिव्यू इज नॉट एप्रोप्रिएट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगी। तीसरा पॉइंट, प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग बता रही है इन्फॉर्मेशन या तो अवेलेबल नहीं होगी या तो अनरिलायबल होगी। चौथा पॉइंट, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी पे डाउट है। पांचों पॉइंट, स्कोप लिमिटेशन। ओके, तो पांचों पॉइंट अब जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आप एक काम करिए, मुझे सुनने के बाद एक बार से पॉज कर दीजिए और पांचों पॉइंट खुद से बोल के देखिए, राइट। विजुलाइज कीजिए, बोल के देखिए, स्क्रिबल भी कर सकते हैं, साथ साथ बैठ के आप लोग लिख भी सकते हैं, सिर्फ पॉइंटर्स। ओके, प्री कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग अ रिव्यू एंगेजमेंट सेम एज ऐसे 210, बस कहीं पे भी आपने ऑडिटर रेफर नहीं करना है, ऑडिट रेफर नहीं करना है, हर जगह पे प्रैक्टिशनर और रिव्यू वाली बातें जो है वो रेफर करेंगे। सबसे पहली प्री कंडीशन क्या है? वी हैव टू डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विच इज अप्लाइड इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेबल, राइट। इन सिंपल वर्ड्स, वी हैव टू चेक वेदर AFRF इज एक्सेप्टेबल और नॉट। अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑफ द पर्पस एंड द इंटेंडेड यूजर जो है वो कौन होने वाले हैं, एंड पर्पस एंड इंटेंडेड यूजर्स। ओके, दूसरा, हमने मैनेजमेंट के साथ ऑब्टेन करना है एक एग्रीमेंट। बेसिकली वी हैव टू ऑब्टेन एन एग्रीमेंट, वी हैव टू डू एग्रीमेंट विद मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सी?
PPFS, okay, PPFS, preparation and presentation of financial statement. DIMIC, which management determines is necessary to enable the preparation of financial statement that are free from middle misstatement whether due to fraud and error. सेम लैंग्वेज है 210 वाली, इसलिए ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं. एंड टू प्रोवाइड दी, कीवर्ड पे फोकस कीजिए, टू प्रोवाइड दी प्रैक्टिशनर विद access to all the information which is relevant for preparation of financial statement, additional information as requested by the practitioner, and unrestricted access to person within the entity from whom practitioner determines it necessary to obtain audit evidence. These are the preconditions, and if these preconditions are not met, I will discuss with management or TCWG. If unresolved, I will not accept the engagement unless required by law or regulation. And if I am accepting the engagement because of law and regulation, then I cannot say that it is in compliance with SRE. मुझे SRE का रेफरेंस अपनी रिपोर्ट में नहीं देना है. इज दैट क्लियर? अगर कोई इशू डिस्कवर होता है आफ्टर एक्सेप्टेंस, तो मैं चेक करूंगा वो रिजॉल्व हो सकता है क्या, फिर मैं चेक करूंगा मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं, एंड मैं कैसे उसको कम्युनिकेट कर सकता हूं अपनी रिपोर्ट के अंदर. पूरा का पूरा ये जो पैराग्राफ है, ये वाली जो साइड है आपकी, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेसिफिकली दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे पूछ लेंगे कब आपको रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना है. ओके, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. जब क्वेश्चन पूछेंगे तो उसकी लेंथ बहुत बड़ी होगी. रीडिंग 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 इज योर फ्रेंड, राइट? रीडिंग के बाद राइटिंग इज योर बेस्ट फ्रेंड. तो रीडिंग और राइटिंग दोनों की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए. आइए, अच्छा जी. देन इसके बाद हमने एक क्वेश्चन देखा था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है प्री कंडीशंस के ऊपर. देन एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, अगेन 210 की कॉपी है, लेकिन मैं यहां पे आपको जरूर पढ़ाऊंगा. क्या प्रैक्टिशनर को एग्री करना चाहिए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे? हाँ जी. किसके साथ? मैनेजमेंट और TCWG एज अप्रोप्रिएट प्रायर टू परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट. उन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे एंगेजमेंट लेटर या अदर सूटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट में. अग्री करो, रिकॉर्ड करो. रेकरिंग रिव्यू एंगेजमेंट पे इवैल्यूएट करो वेदर देयर इज अ नीड टू रिवाइज और नीड टू रिमाइंड द टर्म्स ऑफ ऑडिट, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, सॉरी, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. ऑडिट वर्ड निकल ही जाता है, राइट? तो सबसे पहले एग्री करो, रिकॉर्ड करो, और एग्री और रिकॉर्ड करने के बाद रेकरिंग रिव्यू एंगेजमेंट्स में असेस करो वेदर देयर इज अ नीड टू रिमाइंड और नीड टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. अच्छा जी. अच्छा, इस पॉइंट को छोड़कर मैं सीधा यहां पे आता हूं. अगर कंप्लीशन से पहले प्रैक्टिशनर के पास रिक्वेस्ट आ रही है कि एंगेजमेंट का लेवल चेंज कर दीजिए ऐसे लेवल पे दैट नो एश्योरेंस इज प्रोवाइडेड, क्या मैं आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लूं? नो, आई विल आस्क फॉर रीजनेबल जस्टिफिकेशन, एंड इफ देयर इज नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन मैं कंटिन्यू करूंगा ओरिजिनल वाले पे. इफ देयर इज रीजनेबल जस्टिफिकेशन आई विल एग्री विद द न्यू टर्म्स, आई विल रिकॉर्ड देम इन राइटिंग इन एंगेजमेंट लेटर और अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट. ओके, लीजिए. So prior to completing request आया to change the engagement to an engagement for which no assurance is obtained, तो reasonable justification मांगूंगा. अगर मैं चेंज कर लेता हूं तो मैं उन पे एग्री करूंगा, उनको रिकॉर्ड करूंगा एंगेजमेंट लेटर पे या फिर अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट पे. ओके, अब देखिए ये नॉट सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन फ्री के मार्क्स से अगर आ गया तो जो बच्चा पढ़ के गया है और जिसको थोड़ी बहुत लैंग्वेज आती है, अगर मैं क्विकली बताऊं, अग्री करो, रिकॉर्ड करो, रेकरिंग पे कंसिडर करो, इस लाइन को छोड़ दो. कंप्लीशन से पहले रिक्वेस्ट आया है चेंज के लिए कि एश्योरेंस नहीं है, तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन मांगो, विदाउट एश्योरेंस एंगेजमेंट करना है तो, और अगर चेंज हो जाते हैं एग्री करो, रिकॉर्ड करो एंगेजमेंट लेटर पे और अदर सूटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट पे. ये अगर 4-5 नंबर आपको दिला सकता है तो वाई नॉट. और आपको मैं एक बात बता दूं, यही चीजें हैं जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती हैं जिनके डायरेक्ट पॉइंटर्स नहीं होते हैं, राइट? तो अगर आप ये चीज लिख पा रहे हैं बढ़िया है. आइए नाउ, अब SRE में हमें ये 9 के 9 स्टेप्स लेने हैं, जिसमें से काफी स्टेप्स बहुत आसान है. जैसे कि मटिलिटी वाला स्टेप क्या बोलता था, मैं सारी बातें बिल्कुल शॉर्ट में आपके लिए बोलता हूं रिवीजन में, ताकि आप लोग इसे कनेक्ट कर पाएं. नंबर 1, क्या प्रैक्टिशनर को मटिलिटी डिटरमाइन करनी है? आंसर इज यस, प्रैक्टिशनर को मटिलिटी डिटरमाइन करनी है. वाई? ताकि वो लोग जो है उसको यूज कर सकें इन डिजाइनिंग दी प्रोसीजर्स. ओके, इन डिजाइनिंग दी प्रोसीजर्स एंड इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स ऑब्टेन. फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑडिट की बात करूं तो 450 और 330 की बात हो रही है, 450 और 330 की बात हो रही है. So practitioner will determine the level of motility so that he can design his procedures and evaluate the outcome or the results obtained from those procedures. लेकिन कहीं पे भी ऐसे कोट नहीं करना है, यहाँ पे हमेशा SRE ही चलेगा. तो पहली बात मटेरियल डिटरमाइन करनी है. दूसरी बात, क्या प्रैक्टिशनर की जजमेंट अबाउट व्हाट इज मटेरियल विल चेंज with respect to the level of assurance? Answer is no. The practitioner's judgment with respect to what is material and what is not will not change, will remain same irrespective of the level of assurance to be obtained by the practitioner as the basis of expressing the conclusion on the financial statement. क्या कहना चाहते हैं? चाहे ऑडिट कर रहे हो चाहे रिव्यू कर रहे हो, भैया आपकी जजमेंट अबाउट व्हाट इज मटेरियल व्हाट इज नॉट मटेरियल विल नॉट चेंज, राइट? जो ऑडिट में मटेरियल है वो रिव्यू में भी मटेरियल रहने वाला है. ओके, एंड कैन वी रिवाइज द मटेरियल इफ न्यू इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, कम ऑन बोलिए.
आंसर इज यस। जैसे हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी हमें लेवल ऑफ मटेरियलिटी भी चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल शॉर्ट में बोलता हूं, मटेरियलिटी डिटरमाइन करो, उस मटेरियलिटी को यूज करो इन डिजाइनिंग द प्रोसीजर एंड इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स। ओके, जजमेंट अबाउट व्हाट इज मटेरियल in relation to financial statement will remain same irrespective of the level of assurance, and revise the materiality if new information comes into the picture. Okay, अब आपको क्या करना है, पॉज करना है यहाँ पे जब आप लोग इसको रिकॉर्डेड में देख रहे होंगे और ये बातें रिपीट करनी है, एक बार रीड करना है, ऐसे बोलना है जैसे आप किसी को समझा रहे हो, कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए। नाउ ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, जैसे हम लोग ऑडिट में 315 करते थे वैसे रिव्यू में भी क्या हमें अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है एंटिटी की? आंसर इज यस, हमें एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग जो है वो ऑब्टेन करनी है। उससे हेल्प क्या मिलेगी? आप एरियाज आइडेंटिफाई कर पाएंगे जहां पे मटेरियल स्टेटमेंट हो सकती हैं, और साथ साथ में आप लोग अपने प्रोसीजर डिजाइन कर पाएंगे उन एरियाज के लिए। Understanding the entity and environment is an integral part of the review engagement. It will help you in determining or identifying the areas in the financial statement where a material misstatement could arise, and it will help you in designing the procedure to address those areas. Okay. Now, this is the important part of this standard designing and performing procedure. We all know हमें sufficient appropriate evidence चाहिए अपने conclusion के लिए। याद है ना पैटर्न, प्रोसीजर लगाऊंगा, एविडेंस आएगा, कंक्लूजन बनेगा। यहां पे जो प्रोसीजर्स हैं वो सिर्फ दो ही हैं, बताइए कौन कौन से? इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। रिव्यू में हम लोग इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के एविडेंस निकालते हैं, उसके बेसिस पे कंक्लूजन बनाते हैं, राइट। हम बेसिकली इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं कहां पे? ऑल मटेरियल आइटम इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर, एंड वी फोकस ऑन एड्रेसिंग एरिया जहां पे मटेरियल स्टेटमेंट के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। मटेरियल आइटम पे हम लोग लगाएंगे इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, उन एरियाज पे हम लोग फोकस करेंगे जहां पे मटेरियल स्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं। नाउ यहां से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती हैं, टेक्स्टी हैं, रटने वाली हैं, लेकिन इनको प्लीज अच्छे से पढ़ के एक फ्लो में पढ़ के जाइएगा और मेरे साथ अच्छे से रिवाइज करिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। पहले तो इंक्वायरी है क्या? सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड अदर पर्सन विद इन द एंटिटी। जिनसे भी प्रैक्टिशनर को अप्रोप्रिएट लगता है उनसे इंफॉर्मेशन प्रैक्टिशनर लेता है, उसी को इंक्वायरी बोलते हैं। Seeking information from management and other person within the entity from whom practitioner determines it necessary. Now, inquiry किस किस बात पे हो सकती है? ये तो बहुत अच्छी तरह याद किया था हमने, अकाउंटिंग एस्टीमेट पे, रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड, ऐसे माइंड में चलाते रहो, लिखना नहीं है, माइंड में चलाते रहो। रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड हो सकता है, फ्रॉड से रिलेटेड इंक्वायरी आप लोग कर सकते हो, आप सब्सिक्वेंट इवेंट से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हो, आप मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हो, आप यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है नहीं इससे रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हो, आप कमिटमेंट कंटीजेंसी से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हो, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटेड जो है वो इंक्वायरी कर सकते हो। इधर देखिए अकाउंटिंग एस्टीमेट 550, 315 में भूल गया था, 315, 240, सब्सिक्वेंट इवेंट 560, 570, 570, 501, कमिटमेंट ऑब्लिगेशन कंटीजेंसी इफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर एंड मटेरियल नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। फिर से देखिए ये क्वेश्चन जब आएगा ना तड़पेंगे बच्चे उसके अंदर कि भाई क्या लिखें। आइए मैं बताता हूं, सबसे पहले क्या लिखेंगे? इंक्वायरी का मतलब सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड अदर पर्सन विद इन द एंटिटी फ्रॉम हुम प्रैक्टिशनर डिटरमाइंस इट नेसेसरी। नाउ कौन कौन से फील्ड में इंक्वायरी हो सकती है? अकाउंटिंग एस्टीमेट को लेके हो सकती है, आपके मेजर अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को लेके हो सकती है, आपके रिलेटेड पार्टी को लेके हो सकती है, फ्रॉड को लेके हो सकती है, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड दो इंक्वायरी आप कर सकते हैं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन के यूसेज को लेके, मटेरियल अनसर्टेनिटी को लेके, एंड आप लिटिगेशंस को लेके इंक्वायरी कर सकते हैं, एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शन को लेके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आप इतना भी लिख लेंगे आई एम सेटिस्फाइड। ओके, नाउ प्रैक्टिशनर क्या नॉन फाइनेंशियल डेटा पे भी इंक्वायरी कर सकता है? आंसर इज यस, इंक्वायरी करनी नहीं है, उसके रिस्पॉन्स को इवैल्यूएट भी करना है। सो दिस इज वन क्वेश्चन ऑन इंक्वायरी। आइए उसके बाद क्या एडिशनल इंक्वायरीज की जा सकती हैं? यस, एडिशनल इंक्वायरीज कहां पे हो सकती हैं, किस चीज को लेके? एक्शन डिसीजन फ्रॉम द मीटिंग ऑफ द ओनर, रेगुलेटरी कम्युनिकेशन जैसे आरबीआई सेबी एटसेट्रा, एंड मैटर फ्रॉम अदर प्रोसीजर। एडिशनल इंक्वायरी की तीन बातें, मीटिंग्स को लेके, रेगुलेटरी कम्युनिकेशन को लेके, और साथ साथ में आपके अदर प्रोसीजर से निकलने वाले मैटर्स और इंफॉर्मेशन को लेके। अच्छा जी, याद रखिए इनकंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंसी को हम लोग कैसे एड्रेस करेंगे? अदर प्रोसीजर के रिजल्ट से मैच करने की कोशिश करेंगे, और नॉलेज ऑफ एंटिटी एंड इंडस्ट्री के हिसाब से हम लोग जो है उस इनकंसिस्टेंसी को एड्रेस करने की कोशिश करने वाले हैं। ओके, आ जाओ। नाउ सेकंड प्रोसीजर इज एनालिटिकल प्रोसीजर। यहां पे हमें एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में कुछ बताया नहीं, हमें पता है रेशियोज और ट्रेंड्स होते हैं, अनयूजुअल फ्लक्चुएशन होती है, उसे फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाता है, राइट। अब बस ये बोला जा रहा है कि भाई ये देख लेना कि जिस डेटा पे आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने वाले हो, राइट, वो क्या होना चाहिए? आपका अकाउंटिंग सिस्टम और अकाउंटिंग रिकॉर्ड से जो डेटा निकल रहा है, इट मस्ट बी एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर। ये लाइन लिखने में बड़ी अच्छी लगेगी, याद रखिएगा।
ऑडिटर नहीं, सॉरी, प्रैक्टिशनर को कंसिडर करना है कि भाई जो डेटा है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, जो अकाउंटिंग सिस्टम है, उससे जो डेटा निकल रहा है जिस पे एनालिटिकल प्रोसेस लगाने हैं, इट मस्ट बी एडुकेट। अच्छा, नाउ ये क्वेश्चन आपने देखा, मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में भी दिखाया, सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंक्वायरी की इंपॉर्टेंस बताओ, एनालिटिकल प्रोसेस की इंपॉर्टेंस बताओ। तो इंक्वायरी की इंपॉर्टेंस 3 है, लेकिन उसके बीच में बजाय इन्होंने बीन है। वाह, पहली इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट इंटेंट को लेकर प्रिंसिपल सोर्स है, दूसरी इंपॉर्टेंस एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग, एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग, तीसरी इंपॉर्टेंस असिस्टिंग इन आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ लाइकली मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ओके, अब लेकिन यहां पे जो प्रिंसिपल सोर्स वाली बात है उसके अंदर 3 बातें और 4 बातें और ऐड हो गई हैं। इंक्वायरी इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एविडेंस फॉर मैनेजमेंट इंटेंशन। इन एडिशन टू इंक्वायरी व्हाट द प्रैक्टिशनर मस्ट डू, प्रैक्टिशनर मस्ट चेक द मैनेजमेंट पास्ट हिस्ट्री ऑफ द इंटेंशन। भाई इंटेंशन देने के बाद मैनेजमेंट उसको फॉलो करती है नहीं करती है? प्रैक्टिशनर मस्ट चेक द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ फॉलोइंग द इंटेंशन, नंबर 1। नंबर 2, स्टेटेड रीजन फॉर चूजन एक्शन, क्यों ये इस इंटेंशन के पीछे का रीजन क्या है। नंबर 3, एबिलिटी, भाई फंड्स हैं इनके पास, रिसोर्सेज हैं या नहीं है, एंड एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आप देखिए, पता है होगा क्या, जब ये क्वेश्चन आएगा ना, पहली बात तो ये क्वेश्चन भाई रूप बदल के आएगा। ये ऐसा नहीं पूछेंगे इंक्वायरी की इंपॉर्टेंस बताओ, ये आपको लंबा सा टेक्स्ट देंगे, उसके अंदर कहीं क्वेश्चन छुपा रखा होगा, जनरली नीचे वाली लाइन में छुपा रखा होता है। फिर बच्चा क्या करेगा, बच्चा उसमें ये लिख के आ जाएगा इंक्वायरी क्या होती है, इंक्वायरी किस मुद्दे पे करनी होती है, जबकि लिखना क्या था, इंक्वायरी की इंपॉर्टेंस क्या है। अब इंक्वायरी की इंपॉर्टेंस क्या है, वैसे तो 3 ही इंपॉर्टेंस है, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एविडेंस अबाउट मैनेजमेंट इंटेंशन, helps in updating the understanding of the entity and the environment, and assist in identifying areas of likely material misstatement. Done, इसको हटा दीजिएगा, assist in identifying the areas of likely material misstatement. ओके, बोलिए। अब इधर देखिए जरा ध्यान से, ये भी आपको लिखना पड़ेगा कि भाई सपोर्ट फॉर इंटेंट तो जो है आपको इंक्वायरी से मिल तो रही है, सब आपको इंक्वायरी से एविडेंस तो मिल रहा है मैनेजमेंट के इंटेंट का, लेकिन आपको उस इंटेंट के एविडेंस को सपोर्ट भी करना पड़ेगा। कैसे? मैनेजमेंट की पास्ट हिस्ट्री ऑफ फॉलोइंग इंटेंशन से आपको रीजंस जानने पड़ेंगे, ये एक्शन क्यों चूज किया, एबिलिटी टू कैरी आउट द इंटेंशन, एंड अप्लाइंग प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। ऐसे आपसे पूछेंगे जरा एनालिटिकल प्रोसीजर की इंपॉर्टेंस बता दो, तो एनालिटिकल प्रोसीजर की इंपॉर्टेंस वही रहेगी, इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, it will help in understanding the identifying the likely misstatement, it will help in identifying the inconsistency, it will provide corroborative evidence, supportive evidence, corroborative evidence provide करने में हेल्प करेंगे, ऑडिट वर्ड मत बोलना, ओके। it will provide corroborative evidence, and finally it will act as an additional proof when misstatements are suspected। एग्जांपल्स मैंने क्लास में देने की आपको कोशिश की थी, एग्जाम में आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 इंपॉर्टेंस बता दो 4 पॉइंट्स में एनालिटिकल प्रोसीजर की। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, आइडेंटिफाइंग द मिसस्टेटमेंट, ओके। दूसरा, आइडेंटिफाइंग द इनकंसिस्टेंसी। तीसरा, प्रोवाइडिंग कॉरोबोरेटिव एविडेंस। चौथा, एडिशनल प्रोसीजर व्हेन मिसस्टेटमेंट्स आर डिटेक्टेड, सस्पेक्टेड, ओके। ये आप लिख के आ जाएंगे। इसके साथ साथ जो मैंने आपको क्वेश्चंस किए प्लीज वो रीड कीजिएगा। 17 मिनट के आसपास हो गया है, अभी ऑलमोस्ट 40% ऑफ SRE 2400 हमारा रिवाइज हुआ है, राइट। मैं कंजूसी नहीं कर रहा हूं, आप भी मत कीजिए, मेहनत करके पढ़िए, इज्जत दीजिए सब्जेक्ट को, और छोड़िए मत। SQC1 1.5 पेज में पढ़ के जा रहे हो, आई एम सॉरी आप गड़बड़ कर रहे हो। SRE 1.5-2 पेज में पढ़ के जा रहे हो, SRE 2400, आई एम सॉरी आप गड़बड़ कर रहे हो। एक बार क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, मेरा नहीं किसी का भी उठा के देखिए, अगर क्वेश्चन बैंक ढंग से बना हुआ है, RTP के बेसिस पे, MTP के बेसिस पे, सजेस्टेड आंसर के बेसिस पे, यू विल फाइंड दीज क्वेश्चन इन दैट क्वेश्चन बैंक, एंड प्लीज डोंट लीव दीज टॉपिक्स, ओके। चलिए जी, ऑल द बेस्ट।